अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.8 क्लास 9 का मैथ्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है और हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.8। एक्सरसाइज 4.8 के अंदर जो है वो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, समझना है। इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें वो फाइंड करना है जो हमसे पूछा गया है, यानी अननोन है। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है वो सारी टाइमलाइन डाल दी है, तो जो भी क्वेश्चन आपको समझना है आप वहाँ से टाइमलाइन पे क्लिक करके वहाँ पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर वेरांडा इज गिवन बाय x² - 2x - 3 मीटर स्क्वायर। इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री यानी एक इंडस्ट्री का मैप है। एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर वेरांडा इज गिवन बाय दिस। इंडस्ट्री के मैप के अंदर उसका जो वरांडा है, वरांडा होता है जैसे एक बरामदा, जिसको हम कहते हैं ना, कमरे के आगे थोड़ी सी स्पेस होती है या ऑफिस के आगे थोड़ी सी ओपन स्पेस होती है, उसको कहते हैं। तो उसका जो एरिया है वो हमें दिया हुआ है और ये वरांडा किस शेप का है, ये एक रेक्टेंगल शेप का है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने शेप पे जाना है कि शेप क्या है। तो वो इस वरांडा की शेप है रेक्टेंगल और इस वरांडा का एरिया हमें दिया हुआ है x² - 2x - 3 मीटर स्क्वायर। ये जो मीटर स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो एक्सप्रेशन एरिया का दिया हुआ है और मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंट पार्ट्स आपसे पूछे हैं, तो 1 बाय 1 सबको सॉल्व करते हैं। पार्ट ए आपके पास है, एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वेरांडा। अब वेरांडा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करने के लिए ऊपर मैंने एक पिक्चर दी है। इसमें जो आगे ओपन स्पेस दी हुई है, खुली स्पेस जो है, उसको कहते हैं वेरांडा या बरामदा। तो इसके बारे में बात हो रही है। तो पार्ट ए में आपको करना है एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वेरांडा। वेरांडा की दोनों डायमेंशंस का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अब वेरांडा तो आपको समझ में आ गया ना क्या होता है, लेकिन डायमेंशंस क्या होती हैं आपने छोटी क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से बताती हूँ। डायमेंशंस होती हैं किसी भी शेप की लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह, ठीक है। तो आप जब भी शेप्स पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो ना कि उसमें शेप की लेंथ क्या है, ब्रेथ, विड्थ या हाइट क्या है, तो वो उसकी डायमेंशंस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हो रही है वेरांडा की डायमेंशंस की और वेरांडा की शेप है रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पार्ट ए सॉल्व कर रही हूँ। तो वेरांडा जो है बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप का, ठीक है। रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसमें आमने सामने की साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं, जैसे ये साइड और ये साइड सेम है। इसको मैं ले लेती हूँ लेंथ और इसको मैं एल से शो कर रही हूँ। और ये वाली साइड और इसके सामने ये वाली साइड, इसको मैं कह देती हूँ ब्रेथ और इसको मैं बी से शो कर रही हूँ। ब्रेथ इज़ ऑल्सो नोन एज विथ। तो ब्रेथ लिख लो या विथ, एक ही बात होती है। तो अभी आपने क्या करनी है, डायमेंशंस फाइंड, ठीक है। डायमेंशंस का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है पहले आप वो लिखोगे, जो भी गिवन हो उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो किसका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेरांडा, यानी ये इस वेरांडा का एरिया है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे। सो हम लिखते हैं, गिवन दैट एरिया ऑफ rectangular veranda is equal to, आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये है आपके पास x² - 2x - 3, ठीक है। और इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो ये आपको दिया हुआ है एरिया, ठीक है। तो इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमें दिया हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेरांडा यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ भी हो सकता है, इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन।
अच्छा, अब यहाँ पे आ गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसलिए कि ये अननोन है। लेंथ और ब्रेथ बेसिकली क्या है, ये है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस जिनका एक्सप्रेशन हमसे पूछा है वो होती हैं लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ किसी भी शेप की डायमेंशंस है। तो यही हम फाइंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ज़रूर कर सकते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज करते हैं। इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर। और इसके ऐसे फैक्टर्स पिक करते हैं, ऐसे फैक्टर्स ढूंढते हैं जिनको प्लस या माइनस करने से माइनस 2x यानी ये मिडल टर्म आ जाए, ठीक है। तो 3 के तो बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 3 और एक 1, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 3x और 1x ये हो जाएंगे फैक्टर्स। अब साइन कैसे चूज़ करते हैं, जो मिडल टर्म का साइन होता है दरमियान वाली टर्म का, वो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगता है, माइनस इसके साथ लगेगा। अब इसके साथ क्या लगाओगे कि ये 3 में से 1 माइनस हो जाए, माइनस है माइनस के साथ प्लस लगाएंगे ताकि प्लस माइनस माइनस होके माइनस 2x आ जाए। तो फैक्टर्स हमें मिल गए माइनस 3x और प्लस x। तो फैक्टर्स हमें मिल गए माइनस 3x और x। कैसे करते हैं हम, इसको हम कॉपी करते हैं पहली टर्म को और आखिरी टर्म को भी हम कॉपी करते हैं। और जो मिडल टर्म होती है ना, इसकी जगह पे ये वाले 2 फैक्टर्स लगाते हैं, माइनस 3x और प्लस x, ठीक है। अच्छा, अब देखो 4 टर्म्स हो गई हैं, 1 2 3 4। तो पेयरिंग करेंगे, इसको इसके साथ पेयर बना लेते हैं, इसको इसके साथ, और फैक्टर्स करते हैं फाइंड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x में क्या कॉमन है, x। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा माइनस, यहाँ से x बाहर चला गया, 3 बच गया, प्लस x माइनस 3 में कुछ कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 हमेशा कॉमन होता है। तो अंदर बचेगा x माइनस 3, वही आ जाएगा। ये और ये हमेशा सेम होने चाहिए आपके, अगर आप ठीक जा रहे हो। अगर ये वाला फैक्टर कुछ डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन में मिस्टेक है, एंड देन यू हैव टू चेक इट अगेन। अब देखो स्टूडेंट, x माइनस 3 जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों में, वो हम ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से मैंने ये बाहर निकाल लिया तो इसमें से x बचे, और इस पूरे में से मैंने ये बाहर ले लिया ना, तो +1 बच गया। तो ये आ गए फैक्टर्स। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ये आ गया x माइनस 3, इसके साथ मैं लिख देती हूँ मीटर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, और इसके साथ भी मीटर। वो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये एरिया को हम फैक्टराइज कर रहे थे, एरिया था मीटर स्क्वायर में, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे ना उनके साथ मीटर मीटर लगेगा। तो एक हो जाएगी लेंथ और एक हो जाएगी ब्रेथ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यही लेंथ हो, ये भी लेंथ हो सकती है, ठीक है, कोई सी भी एक लेंथ होगी और दूसरी ब्रेथ। तो हमसे सिर्फ डायमेंशन ही पूछी थी ना, इधर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आ गया, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये दोनों डायमेंशन आएंगे, ठीक है। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, आपसे एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन पूछा था ना, तो आप प्रॉपरली आंसर इसको लिखोगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, इसका आंसर भी प्रॉपरली वर्ड्स में लिखना है। सो एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर veranda एक्सप्रेशंस है, ठीक है। एक्सप्रेशंस आर x माइनस 3 मीटर एंड x प्लस 1 मीटर। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। आपसे सिर्फ डायमेंशंस पूछी हैं, डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ होती हैं, लेंथ ब्रेथ, तो वो आ गई हैं ये। स्टूडेंट, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट ए कर लिया है। अब पार्ट बी है एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरांडा। इस वेरांडा के पेरीमीटर का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो चले अब वो करते हैं। स्टूडेंट, अब एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरांडा करना है, और वेरांडा किस शेप का, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये एक रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है। ये इसकी शेप है, यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे ब्रेथ है और यहाँ पे भी ब्रेथ है।
तो जो पेरीमीटर होता है ना, वो बेसिकली होती है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ शेप। किसी भी शेप का पेरीमीटर उसकी जो बाउंड्री की टोटल लेंथ है वो होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, तो मुझे इसका अगर पेरीमीटर इस वरांडा का फाइंड करना है तो मैं इसकी जो सारी बाउंड्री है उसको ऐड कर लूँगी। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखो 2L नज़र आ रहे हैं ना आपको, L प्लस L 2L, यानी 2 टाइम्स लेंथ एंड B प्लस B विल गिव यू 2 टाइम्स ब्रेथ। 2 दफ़ा लेंथ 2 दफ़ा ब्रेथ, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। तो बहुत आसान हो गया। अब आपके पास लेंथ और ब्रेथ के एक्सप्रेशन पीछे आए हुए हैं, वो पुट कर दो। फॉर एग्जांपल लेंथ यहाँ पुट करेंगे और ब्रेथ जो है वो यहाँ पुट करेंगे। लेंथ का एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ x+1 और ब्रेथ का मैं ले लेती हूँ x-3 मीटर। ठीक है, पार्ट ए में ये हम दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर चुके हैं, डायमेंशन तो वही यहाँ पुट करनी, लेंथ की जगह पे लेंथ, ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू एक्स 2 इंटू 1, 2 इंटू एक्स विल गिव यू 2x प्लस 2 इंटू 1 विल गिव यू 2 प्लस 2 इंटू एक्स विल गिव यू 2x माइनस 2 इंटू 3 विल गिव यू 6, 2 3 ज़ा 6। लाइक टर्म्स क्या है, 2x प्लस 2x, तो वो क्या हो जाएगी 4x प्लस 2 माइनस 6, ये भी लाइक टर्म है। प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 2 माइनस कर दो पहले और फिर बड़ी वैल्यू का साइन लगाओ, जो बड़ी वैल्यू से पहले नज़र आ रहा है वो है माइनस। तो ये आ गया इसका पेरीमीटर। इसका यूनिट होता है, क्योंकि देखो ये लेंथ ऑफ बाउंड्री है ना, कितनी लंबाई है इसकी, 4x माइनस 4 मीटर। ठीक है, क्योंकि डायमेंशंस मीटर में थी तो पेरीमीटर भी मीटर में आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। Now we have part C. Find the expression for cost of fencing veranda at the rate of rupees 200 per meter. इस veranda को अगर फेंस लगानी है, फेंस क्या होता है, बाड़, ठीक है, कोई बाड़ या कोई ग्रिल इस तरह की कोई चीज़ लगानी है और उसका रेट ये है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, तो रेट है 200 पर मीटर, यानी 1 मीटर की लेंथ को अगर बाड़ लगानी हो तो वो 200 चार्ज करते हैं। अगर 2 मीटर को करना होगा तो 200 प्लस 200 400 हो जाएगा। अगर 3 मीटर होगा तो फिर 600 रुपीज़ एंड सो ऑन। तो हमने देखना है हमारे पास कितने मीटर्स हैं जिसको हमने बाड़ लगानी है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। स्टूडेंट आप देखो आपके पास शेप क्या है, आपके पास शेप है एक रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। हमने क्या करना है कि ये जो वरांडा है इसके चारों तरफ एक फेंस लगानी है। फेंस क्या होता है, कोई ग्रिल हो सकती है, कोई बाड़ हो सकती है। ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ हमें पता होगी तो हम बताएंगे ना कि हमने इतनी हमें बाड़ या फेंस चाहिए। वो जितनी भी चाहिए होगी उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो हमारे पास ये चीज़ है, इधर से टोटल इधर तक कितनी लंबाई है इसकी लेंथ, वो भी हमने पीछे फाइंड किया। ये पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें बताता है कि लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है, वो है 4x माइनस 4 मीटर। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको बाड़ लगानी है तो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री जो कि है पेरीमीटर, उसको मैं P लिख रही हूँ। ठीक है, बल्कि पूरा ही लिख देती हूँ। पेरीमीटर हमारे पास आएगा टोटल लेंथ, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेट से जो दिया। पेरीमीटर आपको ये बता रहा है कि आपके पास कितनी लेंथ है जिसको आपने बाड़ लगानी है, वो है 4x माइनस 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या है, रुपीज़ 200 पर मीटर। पर मीटर का मतलब होता है कि 1 मीटर की कॉस्ट, ये मीटर नीचे है ये मीटर ऊपर है, दे विल बी कैंसल्ड आउट और आंसर आपका आ जाएगा रुपीज़ में। रुपीज़ 200 को मैं पहले लिख लेती हूँ और इसको बाद में। तो ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। 200 को बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, 200 इंटू 4x करोगे तो यू विल गेट 800x माइनस 200 इंटू 4 विल गिव यू 800। तो ये आपके पास आ गई है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो अगर फेंसिंग करनी हो ना, यानी बाउंड्री पे कुछ लगाना हो, तो पेरीमीटर को उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देना जो भी रेट दिया होगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। Students, now we have part D, expression for the cost of carpeting veranda floor at the rate of rupees 250 per meter square। ये जो बरामदा है, अगर इसके फ्लोर पे, इसके फर्श पे पूरा कारपेट बिछाना है और उसका रेट ये है, तो कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टोटल बिल बनेगा समझो।
तो देखो फ्लोर का जो एरिया है वो हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेट हमें दिया हुआ है 250 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर हमें कारपेट करना है तो उसके चार्जेस हैं 250 रुपीज़, 250 रुपये, ठीक है। अगर 2 मीटर स्क्वायर को करना हो तो उसको 2 टाइम्स कर दो, 500 एंड सो ऑन। अब देखो, अब आपसे पूछा है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर ऑफ वेरांडा एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वायर, कि ये जो पूरा वेरांडा है, अब आपको मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी, दोबारा बताती हूँ कि ये वेरांडा की शेप जो है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेप से ही सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसकी शेप है एक रेक्टेंगल, यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे ब्रेथ, यहाँ पे ब्रेथ। इसका जो फ्लोर है ना, ये इस पूरे पे कारपेट बिछाना है, ठीक है, कालीन बिछाना है, तो पूरे फ्लोर पे बिछाना है। तो अगर आपको अंदर की सारी स्पेस किसी शेप की चाहिए होती है ना, तो इसका मतलब होता है आपने एरिया को यूज़ करना है, ठीक है। जैसे पीछे जो हमने पार्ट किया, पार्ट सी, उसमें उन्होंने कहा था कि फेंस लगानी है, तो फेंस जो है तो सिर्फ बाहर लगती है बाउंड्री पे। जब बाउंड्री की बात होगी है तो पेरीमीटर को यूज़ करते हैं, और अगर अंदर की स्पेस की बात होती है, जैसे यहाँ पे कारपेट अंदर बिछेगा, ठीक है, तो अंदर की जब स्पेस की बात होती है तो आप एरिया लेते हो, एरिया को कवर करना है, तो यहाँ पे होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट से हमेशा मल्टीप्लाई होता है, या एरिया या पेरीमीटर। अब एरिया होगा या पेरीमीटर, ये आपने ध्यान से करना है। तो स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझ लो कि एरिया से रेट को उस वक्त मल्टीप्लाई करते हैं जब शेप के अंदर की स्पेस की बात हो रही हो। जैसे कारपेट बिछाना है तो वो अंदर पूरी स्पेस को कवर कर देगा, तो एरिया को कवर कर देगा, इसलिए एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर बाड़ लगानी है ना, जैसे कि पार्ट सी में था, तो वो सिर्फ बाउंड्री पे लगेगी। जब बाउंड्री की बात होगी तो पेरीमीटर को रेट से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर अंदर की स्पेस की एरिया की बात होगी तो एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देना। तो चले करते हैं। एरिया तो हमारे पास है इस क्वेश्चन में, तो एरिया गिवन है ना, ठीक है। ये देखिए, एरिया हमें क्या दिया हुआ है इसका, x² - 2x - 3 मीटर स्क्वायर। तो एरिया के नीचे एरिया लिखेंगे, रेट हमें दिया हुआ है 250 पर मीटर स्क्वायर, वो उसके नीचे रेट लिख देंगे और दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो एरिया हमें दिया हुआ था, एरिया का एक्सप्रेशन दिया हुआ था, एरिया नहीं दिया हुआ, x² - 2x - 3 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट क्या है, 250 रुपीज़, 250 पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर नीचे है ना, वो कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर रुपीज़ में आएगा, क्योंकि देखो ये कॉस्ट है, तो एक बिल बनेगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा 250 को मैं पहले लिख लेती और एक्सप्रेशन को यहाँ बाद में। तो ये आपके पास आ गई है कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर ऑफ द वेरांडा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 25x² - 30x + 9 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मशीन है और मशीन की एक सरफेस की बात हो रही है। मशीन की एक सरफेस का एरिया दिया हुआ है ये, और वो सरफेस किस शेप की है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वो उसकी शेप है स्क्वायर। तो बेसिकली ये आपको स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। सो करना क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस। सबसे पहले ये फाइंड करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एरिया का एक्सप्रेशन दे दिया है और आपसे पूछा क्या हुआ है, पार्ट ए में आपसे पूछा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस। इस सरफेस की लेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो लेकिन आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया तो एरिया हुआ ना, तो पहले आप वहीं से स्टार्ट करोगे। गिवन दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर में बना देती हूँ लिखने के बजाय, ठीक है। स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन is given by 25x² - 30x + 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको एरिया का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है लेंथ। लेकिन हम हमेशा गिवन से ही स्टार्ट करते हैं, तो जो कुछ भी गिवन हो वो आप पहले लिख लो।
तो हमारे पास गिवन था एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर का एक्सप्रेशन दिया है। तो स्क्वायर का एरिया जो होता है बेसिकली उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो आप पढ़ चुके हो। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, तो दिस इज़ इक्वल टू ये, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, 25x² माइनस 30x प्लस 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते L शॉर्ट करके, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। इसको देखो, ये है 25x², इसको मैं लिख सकती हूँ 5x का स्क्वायर। ये है 9, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। और बीच में देखो, ये हो गया a², ये हो गया b²। तो बीच में या तो +2ab आएगा या -2ab। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इससे मुझे हिंट मिल गया कि मैंने यहाँ माइनस लिखना है। 2a और b, यहाँ पे प्लस होता है। a जो है वो 5x है और b जो है वो 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 5 10, 10 3 30x ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सारा इस तरह लिखा जा सकता है। और ये क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b², जो कि होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूलाज तो आपको आने चाहिए। अगर ये नहीं याद तो सबसे पहले ये याद करो, अगर आपने मैथ्स में कुछ अच्छे मार्क्स लेने हैं, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज। तो पहले फॉर्मूलाज लर्न करो, फिर क्वेश्चन पे आओ। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लिख सकते हैं, देखो ये सारा जो होता है वो a माइनस बी होल स्क्वायर की इक्वल होता है। a हमारे पास है 5x, b हमारे पास है 3, बीच में है माइनस और होल स्क्वायर कर दो, तो l² आ गया ये, ठीक है। अभी l जो है ना, ये l है लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर शेप पार्ट ऑफ द मशीन, ठीक है। तो ये l हमें फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर है स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को यहाँ से हटाना है क्योंकि हमें तो l चाहिए। तो स्क्वायर को हटाने या ख़त्म करने के लिए हम मैथ्स में लेते हैं स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, लेकिन चूंकि ये एक इक्वेशन है, इक्वालिटी साइन बीच में आ रहा है, यहाँ ये लेफ्ट साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो स्क्वायर रूट सिर्फ इस तरफ नहीं लेंगे, अगर इक्वेशन हो तो दोनों तरफ लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स मीन्स दोनों तरफ लेना है। तो यहाँ पहले आप लिखो, यहाँ l² है, यहाँ 5x माइनस 3 का स्क्वायर है। टेकिंग स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, ठीक है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं, यहाँ पे l बचेगा और यहाँ पे ये कट जाएगा, तो 5x माइनस 3। अब ये l जो है वो क्या है, लेंथ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस, जो पूछा हुआ था। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रही ना कि मैं यहाँ क्या लिखूँ, तो आप क्वेश्चन पे चले जाओ। देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा था एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। द लेंथ ऑफ द सरफेस भी खाली लिख सकते हो, मैंने बहुत लंबा एक्सप्रेशन लिख दिया है, इट डजेंट मैटर। आप सिंपली लेंथ ऑफ द सरफेस भी लिख सकते हो। तो वो आ गई है 5x माइनस 3, और लेंथ का कोई ना कोई यूनिट होता है। लेंथ या तो मीटर में या सेंटीमीटर में, किलोमीटर्स में, किसी भी यूनिट में होती है ना। तो यहाँ पे कौन सा यूनिट लगेगा, क्योंकि इसका एरिया क्या था, मीटर स्क्वायर में, तो इसकी लेंथ आएगी मीटर में। तो L इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 5x माइनस 3 मीटर, यानी ये जो स्क्वायर शेप्ड सरफेस है इसकी ये वाली लेंथ 5x माइनस 3 है, ठीक है। ये भी 5x माइनस 3 है, ये भी 5x माइनस 3 है, और ये भी 5x माइनस 3। चूँकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो फिर ये हमारे पास आ गया है आंसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। सरफेस की बाउंड्री का क्या एक्सप्रेशन होगा, अब वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस सरफेस की बात हो रही है, एक मशीन की एक सरफेस है, वो उसकी शेप है स्क्वायर, यानी इस शेप की है। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और हमने अभी इसकी ये लेंथ होती है ये, ठीक है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, ये लेंथ, चारों लेंथ्स बराबर होती है ना स्क्वायर में। अभी हमने इसका एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है, वो आया 5x माइनस 3 मीटर, यानी लेंथ जो है वो इतनी लंबी है। अब हमने फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री ऑफ द सरफेस। इसकी जो बाउंड्री लेंथ है ना, बाउंड्री क्या होती है, एजेस, ठीक है, यानी कि किनारे किनारे पे आप चलते जाओ तो बाउंड्री बन जाती है। जैसे यहाँ से अगर मैं चलना शुरू करूँ तो इसकी बाउंड्री होगी
प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी L प्लस L प्लस L प्लस L। कितनी दफ़ा L ऐड हुआ है? 4 दफ़ा, तो 4 टाइम्स L आ जाएगा। सो एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स L। कैसे? अभी मैंने आपको समझाया ऐसे, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर, बाउंड्री बेसिकली पेरीमीटर होता है, तो 4 टाइम्स लेंथ आ गया। तो लेंथ का तो एक्सप्रेशन हमारे पास है ना, पार्ट ए में हमने फाइंड किया, वो पुट कर दो। 4 टाइम्स लेंथ, लेंथ है 5x माइनस 3 मीटर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ऐसे बारी बारी। 4 इंटू 5x 20x माइनस 4 3 ज़ा 12, साथ में आएगा मीटर, क्योंकि ये लेंथ है, ठीक है। तो ये पेरीमीटर यानी बाउंड्री लेंथ आ गई सरफेस की आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी है, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन एट द रेट ऑफ ₹75 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ द मशीन, अगर इस मशीन की इस सरफेस को जो कि स्क्वायर शेप की है पूरी सरफेस को पॉलिश करना है ना, ठीक है, तो उसका क्या रेट, उसकी क्या टोटल कॉस्ट होगी, जबकि रेट आपको दिया हुआ है। रेट उसका है 75 पर मीटर स्क्वायर, यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करवाना है तो 75 रुपीज़ चार्जेस होंगे। अगर 2 मीटर्स करवाना है तो 2 टाइम्स 75 होंगे। 3 मीटर स्क्वायर कराना है तो 3 टाइम्स, यानी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने देखना है कि हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है जो हमने पॉलिश करवाना है। तो स्टूडेंट, हमने लिख लिया है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन फाइंड करना है, ठीक है। अब ये मशीन जो है आपको पता है किस शेप की है, स्क्वायर शेप की, ठीक है। तो इसकी जो सरफेस है ना, सारी ये सरफेस ही होती है, ठीक है, जो सारा उसके ऊपर का है, इस सारे को क्या करना है, पॉलिश, यानी अंदर की स्पेस की बात हो रही है, ठीक है। एक होती है ना बाउंड्री, जैसे पीछे हमने की है, पेरीमीटर होता है वो। जब पूरी सरफेस की बात हो रही है तो ये अंदर की स्पेस होती है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू एरिया, ये एरिया से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इस एरिया को हमने एक्चुअली पॉलिश करना है, और कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, रेट हमें पता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कॉस्ट करनी होती है तो किसकी करनी है, पूरी स्पेस की या बाउंड्री की, पूरी स्पेस की करनी है, तो तब एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला आपके पास होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो एरिया इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, पहली लाइन में ही आपको पता है दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड इज 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 मीटर स्क्वायर। इस एरिया को यूज़ करते हैं, तो एरिया के नीचे एरिया लिख देंगे जो कि है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9, साथ में इसका यूनिट भी लिखना है मीटर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट आपको दिया हुआ है ₹75 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतने मीटर स्क्वायर हमारे पास है जिसको हमने पॉलिश कराना है, तो उसको 75 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मीटर स्क्वायर ऊपर है और ये पर का मतलब होता है नीचे होता है वो, ठीक है, यानी कि 1 मीटर। तो ये मीटर स्क्वायर से कट जाता है और आंसर आएगा रुपीज़ में। जाहिर है कि चार्जेस है, बिल है, तो रुपीज़ में आएगा। तो 75 को मैं पहले लिख लेती हूँ और इसको बाद में। तो ये आपके पास आ गई कॉस्ट, ठीक है, ये रुपीज़ में आई है। पार्ट डी में आपसे पूछा है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस एट द रेट ऑफ ₹28 पर मीटर, ठीक है। यहाँ सॉरी मीटर है, मैंने गलती से मीटर स्क्वायर लिख दिया। अब क्या किस चीज़ की कॉस्ट करनी है, वो कह रहे हैं अगर एजिंग करनी हो, ठीक है, किनारे किनारे पे कुछ लगाना है, बाउंड्री पे कुछ लगाना है, मशीन की एजिंग करनी है, कोई बार लगानी है, कुछ भी लगाना है, टाइलिंग करनी है, वॉटेवर, तो 2 साइड्स पे अगर हमें सिर्फ करनी है और उसका रेट है 28 पर मीटर, यानी कि अगर 1 मीटर आप एज लगा रहे हैं तो उसकी 28 रुपीज़ कॉस्ट है। अगर 2 मीटर लगा रहे हैं तो 2 टाइम्स 28, अगर 3 मीटर लगा रहे हैं तो 3 टाइम्स 28 एंड सो ऑन। तो अब देखो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें जो सरफेस है वो स्क्वायर शेप की है, ठीक है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ, ये लेंथ। वो कह रहे हैं सिर्फ 2 साइड्स पे एज लगानी है, एजिंग 2 साइड पे करनी है, समझो इधर और इधर, ठीक है। हो सकता है इधर हो और इधर हो, इधर हो या इधर हो, कोई सी 2 साइड्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ जिसको हमने एजिंग करनी है वो क्या हो जाएगी, L प्लस L, 2 टाइम्स लेंथ, ठीक है, 2 टाइम्स लेंथ
ये हमारी टोटल लेंथ होगी जिसको हमने एजिंग करनी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, रेट पर मीटर से। अब 2 टाइम्स लेंथ क्या होगी, 2L लेंथ है, लेंथ का एक्सप्रेशन हमने पार्ट ए में किया था, 5x - 3 आया था, वो पुट करेंगे मीटर में, मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट है ₹28 पर मीटर, मीटर मीटर से कट जाता है, 2 और 28 मल्टीप्लाई होकर 56 आ जाएंगे और रुपीज़ में आएंगे, और साथ में 5x - 3। तो ये आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ एजिंग द 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस। सो ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक in an oil refinery is expressed as 125x³ - 150x² plus 60x - 8 meter cube. Volume of a cubical oil tank in an oil refinery. सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे कि आपसे क्या कह रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। एक ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी क्या होती है, ऑयल रिफाइनरी एक समझो फैक्ट्री या इंडस्ट्री की तरह होती है। उसके अंदर क्या होता है, जो भी ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन के नीचे से, वो वहाँ पहुँचाया जाता है, वो रॉ फॉर्म में होता है। जब वो ऑयल रिफाइनरी के अंदर जाता है तो नाम से ही पता चल रहा है वो उस ऑयल को रिफ़ाइन करती है, थोड़ा सा साफ़ करती है, प्रोसेस करती है, ठीक है, प्योरीफाई करती है कि वो काबिल इस्तेमाल यानी यूज़ेबल हो जाता है। तो ऑयल रिफाइनरी के अंदर तेल को साफ़ किया जाता है बेसिकली। तो ऑयल रिफाइनरी के अंदर ऑयल को कैसे रखा जाता है, डिफरेंट टैंक्स में। जैसे डिफरेंट टैंक्स होते हैं ना, ये जैसे हमारी पानी के टैंक्स होते हैं, हमारे घरों में पानी की टैंकी होती है तो उसकी शेप भी डिफरेंट होती है। जैसे पहले जो बनती थी सीमेंट से या कंक्रीट से, वो हमारे पास होती थी क्यूब या क्यूबॉइड शेप की टैंक्स होते थे। तो पुराने बने हुए जो कंक्रीट के टैंक्स हैं वो ज़्यादातर क्यूब यानी कि क्यूबिकल शेप के होते हैं, या क्यूबॉइड शेप के भी होते हैं, ज़्यादातर क्यूबिकल होते हैं। और आजकल जो ज़्यादातर प्लास्टिक की आपने देखा है घरों के ऊपर छतों पर टैंकियाँ पड़ी होती है, जैसे वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, सिलेंडर की, ठीक है, प्लास्टिक की जैसे आती हैं। तो यहाँ पे जो ऑयल रिफाइनरी है उसमें ऑयल टैंक्स में रखा जाता है, फिर प्रोसेस होता है। तो जो टैंक की शेप है वो क्या है, क्यूबिकल, एक क्यूब शेप का टैंक है। सही है, ये शेप आपको पता तो होगी, फिर भी मैं ड्रॉ करके भी आपको बता देती हूँ। तो इस ऑयल टैंक का वॉल्यूम ये है, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल टैंक हमें ये बताता है कि उस टैंक के अंदर कितना ऑयल है, कितना लिक्विड है, ठीक है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ द ऑयल टैंक, तो उस ऑयल टैंक की हाइट कितनी होगी हमें ये फाइंड करनी। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ऑयल टैंक जो है वो क्यूबिकल शेप का है, ठीक है, क्यूब की शेप का, तो वो इस टाइप का होता है। उसकी जो सारी फेसेस होंगी ना स्क्वायर शेप की होती है, स्क्वायर से हमारे पास क्यूब आता है। तो मैंने 2 स्क्वायर बना लिए, इनकी कॉर्नर्स को या वर्टिसेस को मैंने ज्वाइन करके एक क्यूब बना लिया, ठीक है। तो ये है बेसिकली क्यूब। तो ये क्यूबिकल टैंक है, ठीक है, इस तरह का टैंक है जैसे आपके घरों की छतों पर टैंकी बनी होती है ना, तो ये उस तरह का है। तो इसमें ऑयल है बहुत ज़्यादा। अब क्यूब शेप को पहले आप देखो कि क्यूब शेप की क्या ख़ास बात है। इसमें ये होती है लेंथ, ये भी लेंथ, इसमें ब्रेथ नहीं होती, ठीक है, इसलिए कि लेंथ ब्रेथ हाइट सेम ही होती। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेकिन ब्रेथ भी लेंथ के इक्वल है, इसलिए मैंने उसको भी अलग। और ये जो खड़ी हुई वर्टिकल साइड होती हैं 4, इसको कहते हैं हाइट। हाइट भी लेंथ के ही इक्वल होती है इसमें, ठीक है, ये बेसिकली हाइट है। हाइट जो वो भी लेंथ के, क्योंकि तीनों साइड्स इसमें इक्वल होती। तो इसके डिफरेंट फेसेस होती हैं, एक ये नीचे बॉटम पे जो ज़मीन के साथ समझो लगी होती है, फिर जो है इसी तरह से इसके बिल्कुल ऊपर टॉप पे, फिर ये साइड्स पे, राइट साइड पे, और फिर ये फ्रंट पे और बैक पे। तो इसकी 6 फेसेस होती हैं। तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ द ऑयल टैंक। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस ऑयल टैंक का वॉल्यूम जो है वो ये है, तो इधर से ही शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन दैट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू ये, ठीक है, तो वो लिखते हैं। सो गिवन दैट volume of oil tank is equal to 125 x cube minus 150 x square plus 60 x minus 8, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, इससे ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ऑयल टैंक, और टैंक की शेप है क्यूबिकल, ठीक है, यानी क्यूब है वो। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है लेंथ ऑफ साइड का क्यूब, एल क्यूब, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती है ना, तो एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब आ जाता है। अच्छा, इधर तो मैंने लिख दिया एल क्यूब। अब इसको अगर आप गौर से देखो तो ये क्यूब है, 125 का क्यूब है, और एक्स क्यूब जो है वो एक्स का, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है। लास्ट वाली टर्म को देखो, वो भी है क्यूब किसका, 2 का। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, इसको भी मैंने क्यूब लिख लिया। अच्छा, ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया माइनस बी क्यूब। अब बीच में क्या करना है, क्योंकि ये एक होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो आपके जहन में आ जाएगा, नहीं याद तो फिर आपको याद करने पड़ेंगे। चूँकि यहाँ माइनस है तो ये प्लस होता है, फिर माइनस और फिर प्लस, 3a² b और फिर प्लस 3ab², ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। अब कैसे बनेगा, मैंने लिख दिया ए क्यूब और बी क्यूब, यहाँ पे 3a² और b ब्रैकेट लगा लो प्लस 3ab²। अब a यहाँ से देखो 5x, b जो है वो यहाँ से देखो 2, यहाँ पे भी a 5x b 2। अब देखो 5x को क्यूब को खोलोगे ये आएगा, 2 क्यूब को खोलोगे ये आएगा, इसको खोलो। 5x का पहले स्क्वायर करना, 5 का 25 होता है, 25 2 ज़ा 50, 53 ज़ा 150 ही आएगा। इसको खोलो, ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, पहले स्क्वायर को खोलना, 4 5 ज़ा 20 और 23 ज़ा 60x ही वापस आएगा। तो इस सारे को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जो कि ये फॉर्मूला बन रहा है। और इस फॉर्मूला की दूसरी फॉर्म होती है, ये सारा फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है, ये इसके इक्वल है ना। तो फिर ये किसके इक्वल होगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला, a इसमें डालो 5x, b इसमें डालो 2, बीच में लगाओ माइनस होल क्यूब। देखो अगर फॉर्मूलाज याद हो ना तो बहुत आसान हो जाता है। तो ये सारा क्या आ गया, एल क्यूब। अब लेंथ आपको यहाँ से मालूम करनी है, फाइंड करनी है, और वो है क्यूब के नीचे तो क्यूब को ख़त्म करना है। सो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब को ख़त्म कर देता है। सो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। एल क्यूब है, पहले लिखो जो है वो लिख लो, क्यूब रूट यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी। अब ये स्क्वायर रूट की तरह मैंने लगा दिया ना, यहाँ पे मैं छोटा सा 3 लिख दूंगी तो एक क्यूब रूट बन जाएगा। ये भी मैंने ऐसे लगाया, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखूंगी तो क्यूब रूट बनेगा, ठीक है। तो क्यूब रूट कटते हैं, क्यूब रूट, ठीक है। इस 3 को और साइन को काटना है आपने। सो वी आर लेफ्ट विद l इज इक्वल टू 5x माइनस 2, साथ में आएगा मीटर। अब ये l आ गई, l का मतलब है कि ये जो क्यूब था ना, इसकी ये वाली साइड आ गई, ये आ रही है 5x माइनस 2। अच्छा, मीटर में आपसे क्या पूछा था, एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ द ऑयल टैंक। तो आपने हाइट फाइंड करनी थी ना। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो क्यूब शेप होती है ना, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम ही होती हैं। तो हाइट यहाँ पे आ गई है 5x माइनस 2 मीटर। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी आपके पास है, एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक, कि इस ऑयल टैंक का सरफेस एरिया जो है उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि ये क्यूबिकल ऑयल टैंक है। ये इसकी फिगर पे दोबारा जाते हैं, मैंने आपको भी समझाया था कि क्यूब शेप का ऑयल टैंक है ना, तो क्यूब के अंदर सारी जो लेंथ ब्रेथ हाइट होती है वो सेम ही होती है, इसलिए हम एल 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 लिखते हैं। अब अगर इसकी सरफेसेस की बात कीजिए, सरफेस वो जगह है जो हम आप टच कर सकते हो उसको, जैसे कि ये इसका नीचे वाला जो हिस्सा होगा बॉटम, इसका टॉप, ठीक है, इसकी ये वाली साइड लेफ़्ट, फिर राइट साइड, इसका ये फ्रंट और इसका पीछे बैक। तो कितनी फेसेस बनी है, 6। और हर फेस क्या है, एक स्क्वायर। हर फेस, ये देखो ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, नीचे भी ऊपर सब जगहों पे स्क्वायर ही है। तो अगर मैं एक फेस का एरिया निकालूँ ना, तो वो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एल स्क्वायर। और मेरे पास ऐसी 6 फेसेस है, तो टोटल एरिया सरफेस एरिया इसका बनता है 6l², ठीक है। तो इसकी जो सरफेस का एरिया होगा वो आपके पास आएगा 6l²। तो इसके अंदर जस्ट लेंथ पुट करनी है, और लेंथ हमने अभी पीछे फाइंड कर ली थी, 5x माइनस 2 मीटर आई थी, और लेंथ का क्या है, स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर कर लो, फिर 6 से मल्टीप्लाई करना, या ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो, ये भी ठीक है, लेकिन मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ को स्क्वायर कर लिया हमने। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक आ गया। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड एट ₹32 पर मीटर स्क्वायर।
यानी अगर इस क्यूबिकल टैंक को पेंट करना है बाहर से, यानी कि अंदर पेंट नहीं करना, इनर सरफेस पे नहीं, बाहर वाली, जैसे जो आपकी जैसे पानी के टैंक होता है ना, टैंकी होती है, उसको बाहर से पेंट होता है, अंदर से तो पेंट नहीं होता, अंदर तो पानी होता है। तो इसी तरह से अंदर ऑयल है, बाहर से हमें इसको पेंट करना है इस रेट पे। रेट क्या है? ₹32 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का रेट है ₹32। अगर 2 मीटर स्क्वायर पेंट होगा तो 64 एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर हैं जो हमने पेंट करवाने हैं? देखो मीटर स्क्वायर से भी आपको हिंट मिलेगा, मीटर स्क्वायर में एरिया होता है ना, तो एरिया को पेंट करना है बेसिकली। सो पार्ट सी है कॉस्ट ऑफ, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस। अच्छा, ये देखें इस फिगर पे आए, ये हमारे पास क्यूबिकल टैंक है, इसकी बाहर से जितनी फेसेस है ना, इन सबको पेंट करना है। तो कितनी फेसेस थी? 6L स्क्वायर, यानी आपके पास क्या था? ये सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया होता है ना, वो पेंट होता है, तो बाहर वाला। तो सरफेस एरिया आपके पास है, तो सरफेस एरिया मैंने लिखा मल्टीप्लाइड बाय रेट। सरफेस एरिया, S स्टैंड्स फॉर सरफेस एंड A स्टैंड्स फॉर एरिया। S.A का मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया, जो कि ये है, ऊपर पार्ट में हमने किया, तो हम वो लिखेंगे 6 × 5x - 2 होल स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर में, मल्टीप्लाइड बाय रेट है ₹32 पर मीटर स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सरफेस को पेंट करना है तो सरफेस एरिया लेंगे, जो हम अभी पीछे कर चुके हैं। अच्छा, अब ये मीटर स्क्वायर और पर के बाद जो होता है वो नीचे होता है, तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला मीटर स्क्वायर कट जाता है, आंसर आएगा रुपीज़ में। तो पहले रुपीज़ लिखो क्योंकि ये कॉस्ट है। 6 और 32 को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 192, तो ₹192 और साथ में ये एक्सप्रेशन 5x - 2, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन, इसको बेशक ना खोलो, इतना ही रहने दो। तो ये आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैकेनिकल इंजीनियर working on wheels of a machine finds the areas given by A1 is equal to πx square minus 6πx plus 9π and A2 is equal to πx square minus 10πx plus 25π. Help him find radii of both the wheels. एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो किसी मशीन के व्हील्स पे काम कर रहा है, उसको मालूम होता है कि इनके एरियाज़ के जो एक्सप्रेशन है ना, किन के एरियाज़ के? व्हील्स के। व्हील जो है, एक पहले व्हील का एरिया ये है A1, ये सारा, और दूसरे व्हील का एरिया है A2, ये सारा। वो कह रहे हैं हेल्प हिम फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ द व्हील्स। उसकी हेल्प करें कि उसने क्या फाइंड करना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है? रेडियाई ऑफ बोथ द व्हील्स। रेडियाई प्लूरल होती है रेडियस की, यानी हमें इन दोनों व्हील्स के रेडियस फाइंड करने हैं, ठीक है। रेडियस का प्लूरल होता है ना रेडियाई, ठीक है। तो रेडियाई यानी कि 2 रेडियस फाइंड करने हैं, रेडियस 1 रेडियस 2, क्योंकि 2 व्हील्स हैं तो दोनों के अलग अलग रेडियस हो गए, जैसे दोनों के अलग अलग एरियाज है। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले यही लिखेंगे, गिवन दैट एरियाज ऑफ व्हील्स आर A1 आपको दिया हुआ है एक, यानी कि पहले व्हील का एरिया वो आपके पास है πx² - 6πx + 9π, ठीक है। और साथ ही लाइन लगा लो, एंड A2 यानी कि सेकंड व्हील का एरिया जो कि है πx² - 10πx + 25π। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। एक ये व्हील है, एक ये व्हील है, ठीक है। व्हील इस तरह का हो सकता है, सपोज ये तो मैंने वैसे ही बना के आपको दिखाएं, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि व्हील की शेप सर्कल होती है, तो ये बेसिकली ये एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ आपको। इसको मैं व्हील 1 ले लेती हूँ, ठीक है, इसका रेडियस 1 ले लेते हैं और इसका रेडियस 2, R1 R2। तो हमें क्या दिया हुआ है? इनके एरियाज, A1 एरिया ऑफ फर्स्ट व्हील, A2 एरिया ऑफ सेकंड व्हील। अब ये एरिया है ना, ठीक है, ये क्या है? एरिया। तो एरिया जो होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास होता है πr², इसको मैं R1 लिख लेती हूँ। तो ए यानी कि एरिया का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ये सारा है इसके इक्वल
पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे नज़र आ रहा है कि इस सारे में पाई 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 आ रहा है, पाई को कॉमन लेती हूँ तो यहाँ बच जाएगा 6x प्लस 9 पाई r1 स्क्वायर। पाई इधर भी है इधर भी है, दोनों साइड पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भी। अगर हमें दोनों साइड को पाई से डिवाइड कर दूँ ना तो पाई पाई से कट जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। मेरे पास आ जाएगा r1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब ये आ गया r1 स्क्वायर और यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है। यहाँ और से देखो ये एक फार्मूला बन रहा है, ये x का स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। बीच में है माइनस तो यहाँ माइनस लगेगा, माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लग रहा है, 2a और b, a ये होता है b ये होता है। अब देखो 2 3 से 6x ही आएगा तो ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल। तो ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, a इसमें है x, b है 3 माइनस होल स्क्वायर। तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। मुझे r फाइंड करना है, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस r है जो कि स्क्वायर के नीचे आ रहा है, स्क्वायर को ख़त्म करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। यहाँ पे r1 बचेगा जो कि आ गया है ये, साथ में आएगा मीटर क्योंकि ये मीटर में सपोज दिए हुए थे। सॉरी इसमें यूनिट कोई नहीं दिया हुआ तो मीटर लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख दो यूनिट, जो भी यूनिट होगा ना तो वो बस वो आ जाएगा साथ। तो अगर हमें यूनिट नहीं दिया हुआ तो हम लिख देते हैं कि रेडियस जो है x माइनस 3 यूनिट्स के इक्वल है। तो ये आ गया है पहले व्हील का रेडियस। ठीक है, अच्छा अब मैंने जो यहाँ किए वही मैं यहाँ करूँगी। ये एरिया दिया हुआ है सेकेंड व्हील का और एरिया ऑफ सर्कल है ना ये, क्योंकि व्हील जो है वो सर्कल शेप का है तो इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। ये r2 ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे r2 मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि r1 r2 दो रेडियस है, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पता चल जाए कि ये सेकेंड व्हील का रेडियस है। सारे को कॉपी करेंगे, इसमें भी वही करना है बिल्कुल, पाए सब में कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बचेगा, पाए r स्क्वायर r2 इसको छोटा सा लिख लो, पाए पाए से कट जाएगा कैसे, ऐसे ही जैसे पीछे किया। तो यहाँ पे बचेगा r2 का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है बिल्कुल वैसे ही, माइनस 2a और b, a x है b 5 तो 2 5 10x ही बनेगा, तो ये x माइनस 5 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो अब r2 फाइंड करना है ना, तो हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइड पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वो बेशक आप लिख लेना, मैं अब लिख नहीं रही। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये r2 आ गया। r2 का मतलब है रेडियस ऑफ द सेकेंड व्हील, x माइनस 5 और साथ में लिखेंगे यूनिट्स, जो भी यूनिट हो, मीटर हो सेंटीमीटर वोटेवर। तो ये इनके आ गए रेडियाई। रेडियाई प्लूरल होता है तो रेडियाइज आर x माइनस 3 एंड x माइनस 5। तो इसको लिख लेते हैं। सो वी गॉट रेडियस 1 x माइनस 3 एंड रेडियस 2 x माइनस 5। सो ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अ मशीन हैज़ टू स्क्वायर शेप प्रेसेस विद एरियाज expressed by 25 m square and 36 n square respectively. Difference of these areas describes a rectangular pressure. Find dimension of the rectangular pressures. So students, एक मशीन है, उसके दो प्रेसर्स हैं और दोनों स्क्वायर शेप के हैं। उनका एरिया दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर और 36 n स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है कि पहले का पहला वाला एरिया और दूसरे का दूसरा वाला। इनका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर प्रेशर। इनको डिफरेंस करें यानी माइनस करें अगर, तो हमारे पास जो एरिया आता है वो कह रहे हैं कि वो एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर को शो करता है। तो उस रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल बन जाता है तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। तो उस एरिया से हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। यानी जो रेक्टेंगुलर प्रेशर बनता है उसकी डायमेंशंस क्या होगी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। सो लेट्स स्टार्ट।
सो जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वट एवर इज़ गिवन, तो जो गिवन होता है उसी से शुरू करेंगे। गिवन दैट areas of two square shaped pressers are, पहले दिया हुआ 25m स्क्वायर, फिर दिया हुआ एन 36n स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो एरियाज ऑफ टू स्क्वायर शेप्ड प्रेसर्स आर 25m स्क्वायर एंड 36n स्क्वायर। ऑल्सो गिवन दैट, और क्या गिवन है? गिवन ये है कि डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रेसर। यानी अगर हम इनको डिफरेंस करें ना, तो हमारे पास एरिया ऑफ एक रेक्टेंगुलर प्रेसर आ जाता है। डिफरेंस क्या होता है? माइनस। किसको डिफरेंस करना है? इन एरियाज़ को। तो डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं। 25m स्क्वायर माइनस 36n स्क्वायर, ये आ गया इसका डिफरेंस। ये किसके इक्वल है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसी होती है, ठीक है, आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ये दोनों माइनस नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि इसके साथ m है, इसके साथ n है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है। लेकिन एक काम हो सकता है, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर, तो मैं इसको अगर लिख लूँ 5m का स्क्वायर और इसको लिख लूँ 6n का स्क्वायर, बीच में है माइनस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर इधर कॉपी करते जाओगे। यहाँ देखो, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर आपके पास फॉर्मूला ही आ गया। सो फार्मूलाज तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह पे फॉर्मूला ही आ जाता है। सो आप पहले फॉर्मूलाज याद करके ना, तो फिर इस एक्सरसाइज को करो। तो इसको हम यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा हो, तो a भी एक दफ़ा ऐड होते हैं, एक दफ़ा माइनस, ठीक है। तो प्लस करते हैं, 5m प्लस 6n, 5m माइनस 6n, यह आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। अच्छा, अब देखो आगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है ना, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ब्रेथ को विथ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। यहाँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, और यहाँ ये मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है। इसका मतलब है एक लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेथ, कोई सी भी हो सकती है। सो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गई, और लेंथ और ब्रेथ ही डायमेंशंस होती हैं। सो हम लिखेंगे वी हैव डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर एज 5m प्लस 6n एंड 5m माइनस 6n। ये लेंथ होगी तो ये ब्रेथ होगी, अगर ये ब्रेथ होगी तो ये लेंथ होगी, तो ये आपके पास आ गया है आंसर। स्टूडेंट, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और इसके अंदर क्या कहा हुआ है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल। मिसाइल आपको पता है क्या होता है, ठीक है। मिसाइल को एक जगह से लॉन्च किया जाता है और जाके वो अपने टारगेट को हिट करता है। तो जिस जगह से लॉन्च किया जाता है वो, अब मैं आपको फिगर से बता देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे सपोज़ इस प्लेस से जो है वो मिसाइल लॉन्च हो रहा है, ठीक है, ये मिसाइल है सपोज़। इसको लॉन्च करते हैं ना, जब फेंकते हैं अपने टारगेट पे, टारगेट सपोज़ ये आपके पास ये टारगेट है, यहाँ जाके ये हिट करेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसने एक डिस्टेंस कवर किया, एक फासला तय किया, ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, वो है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर। तो ये गिवन है, और फाइंड करना है पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल पार्ट ए में। तो जो भी गिवन होता है, मैं हमेशा कहती हूँ उसी से शुरू करते हैं, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम लिखेंगे गिवन दैट distance covered is equal to x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड जो होता है ना किसी भी चीज़ का, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
यानी जिस स्पीड से वो जा रहा है और जितने टाइम में जा रहा है डिस्टेंस इसके इक्वल होता है। ये शायद फिज़िक्स में भी आपने पढ़ा हो, तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, डिस्टेंस के नीचे मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया। स्पीड को हम v से यूजुअली शो करते हैं और टाइम को t से, ठीक है। और इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे तो आगे कुछ नहीं होगा, यहाँ सिंप्लीफाई होगा। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसके फैक्टर्स बनते हैं। कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आया है 6x²। 6x² के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके 5x आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब 6 के जो है फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 × 1 होते हैं और 2 × 3, ठीक है। तो 6 × 1 मैं ले तो लूँ, अगर 6 × 1 लो तो आपके पास आएगा 6x और 1x, ठीक है। अच्छा, जो इसका साइन होता है वो बड़े के साथ लगता है, और हमने इन दोनों को क्योंकि माइनस करना है ना, तो यहाँ माइनस लगेगा। अब प्लस माइनस करके तो प्लस 5x आ जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं ना इन दोनों को तो प्लस माइनस माइनस 6x² आता है, जबकि हमें प्लस चाहिए। इसका मतलब है ये वाले फैक्टर्स यहाँ नहीं चलेंगे। तो हम इन फैक्टर्स पे चलते हैं, 2 और 3 पे। तो 2x और 3x, 2x और 3x दोनों के साथ प्लस लगाओ अगर, तो प्लस 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 होके प्लस 5x भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई होके ये भी, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और प्लस माइनस करके ये एग्जैक्टली आना चाहिए साइन समेत, ठीक है। तो फैक्टर्स मिले 2x और 3x, तो हमें इसके फैक्टर्स मिल गए। अब हम इसको आगे करते हैं, इसको ऐसे ही उतारते हैं, इसको भी ऐसे, और इसकी जगह पे ना इसकी 5x, ये दो फैक्टर्स लिख देते हैं जो आए होते हैं, 2x + 3x। इसको पेयर करेंगे, इसको पेयर करेंगे, x कॉमन है, x + 2, 3 कॉमन है, x + 2, यहाँ से भी बचेगा x + 2, x + 2 कॉमन है, दोनों में वो बाहर लेंगे। इस पूरे में से जब x + 2 यहाँ आ गया तो अंदर बचा x, और इस पूरे में से जब ये बाहर चला गया तो +3 बचे। तो ये आ गए फैक्टर्स, ठीक है। हमने पेयरिंग की है, इनमें कॉमन लिया, इनमें कॉमन लिया, फिर x + 2 बाहर कॉमन निकाला तो यहाँ से x और यहाँ से +3 बच गया। तो ये v × t आ गया। इसका मतलब है कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू x + 2 मल्टीप्लाई बाय x + 3। ये दोनों भी मल्टीप्लाई और ये दी, तो एक जो होगा वो वेलोसिटी या स्पीड होगी और एक जो होगा वो टाइम। तो अब इसके आंसर को लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक स्पीड हो गया, एक टाइम। अगर ये स्पीड है तो ये टाइम है, और अगर ये टाइम है तो ये स्पीड। तो हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू x + 2 टाइम। टाइम भी पूछा है ना पार्ट बी में, तो ये टाइम का एक्सप्रेशन हो जाएगा x + 3, ये हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि स्पीड जो है वो ये हो जाए x + 3, और टाइम जो है वो x + 2। तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये पूरी एक्सरसाइज आज मैंने कंप्लीट करवा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। और अगर आप इफ़ यू थिंक कि मेरी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।